मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं सिलेबस विद राज। रात थी, सन्नाटा था और ऊपर था एक अनंत आकाश। उसके नीचे खड़ा था इंसान, छोटा, कमजोर लेकिन जिज्ञासु। उसने देखा चांद की चांदनी, टिमटिमाते तारे और एक रहस्य जो उसे खींच रहा था। वहीं से जन्म हुआ अंतरिक्ष विज्ञान का। इंसान की आदिम जिज्ञासा। प्राचीन समय में इंसान ने देखा कि सूरज आता है, जाता है, चांद बदलता है और तारे चलते हैं। उसने सोचा, क्या ये कोई देवता है या कोई संकेत? यहीं से शुरू हुई एस्ट्रोनॉमी और कल्पना की दुनिया, खगोल विद्या और कल्पना की दुनिया। भारत में ऋषि मुनियों ने नक्षत्रों के आधार पर कृषि, त्योहार और जीवन की दिशा तय की। जब कल्पना बनी साहित्य, इंसानों ने कल्पना की चांद पर कोई देवी है या कोई खरगोश वहां बैठा है। ग्रीक और पौराणिक कथाओं में अपोलो सूर्य देव थे, लेंस चंद्रमा की देवी। भारत में चंद्रमा को सोमदेव कहा गया, जो शीतलता और शांति के देवता थे। इंसानी कल्पना ने चांद को सिर्फ देखा नहीं, जी लिया। पहला कदम विज्ञान की ओर। समय बदला और जिज्ञासा ने लिया विज्ञान का रूप। महान दिमाग सामने आए, आर्यभट्ट और गैलीलियो जैसे। आर्यभट्ट, उन्होंने बताया कि धरती गोल है और चंद्र ग्रहण होता है पृथ्वी की छाया से। फिर गैलीलियो ने बताया कि उन्होंने पहली बार टेलीस्कोप से चांद को देखा और उन्होंने बताया कि वो कोई देवता नहीं बल्कि गड्ढों और पहाड़ों वाली जमीन है। और यहीं से इंसान का नजरिया बदला। अब चांद पूज्य नहीं बल्कि पहुंचने लायक बना। न्यूटन और ग्रेविटी। न्यूटन ने बताया क्यों चीजें नीचे गिरती है और कैसे एक ग्रह दूसरे को अपनी ओर खींचता है। ये वो ज्ञान था जिसने रॉकेट की कल्पना को संभव बनाया। रॉकेट का सपना। 1903 में रूसी वैज्ञानिक तिसिलोकोवस्की ने कहा, पृथ्वी मनुष्य का पालना है लेकिन कोई हमेशा पालने में नहीं रहता। उन्होंने पहली बार बताया रॉकेट को कैसे अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। अंतरिक्ष की खोज केवल विज्ञान नहीं, हजारों साल की जिज्ञासा, कल्पना और भावनाओं का परिणाम है। चांद को हमने पहले पूजा, फिर समझा और अब पहुंचने का रास्ता खोज लिया। अब अगला अध्याय होगा चांद की ओर पहला कदम, अपोलो 11 और मानवता की छलांग, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे इंसान ने कल्पना को यथार्थ बना दिया। फिर आता है वो मोड़ जहां इंसान ने कल्पना से निकलकर चांद की धरती पर पहला कदम रखा। चांद की ओर पहली छलांग, अपोलो 11 और मानवता का स्वप्न। 20 जुलाई 1969, एक ऐसा दिन जब धरती ने सांस रोकी थी। टीवी स्क्रीन पर लाखों लोगों की आंखें टिकी थी और रेडियो से एक आवाज आई, That one small step for a man, one giant leap for mankind.
यह एक व्यक्ति का छोटा सा कदम है, लेकिन मानवता की एक विशाल छलांग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतर चुका था, इतिहास बन चुका था। स्पेस रेस, अमेरिका और रूस, इन दोनों के बीच स्पेस रेस चल रही थी। 1950 और 60 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ यानी रसिया, इसमें एक जबरदस्त दौड़ थी। कौन पहले अंतरिक्ष में पहुंचेगा? रसिया ने पहले इंसान यूरी गागरिन 1961 को अंतरिक्ष में भेज दिया, लेकिन अमेरिका ने तय किया अब हम चांद पर उतरेंगे। यह सिर्फ विज्ञान की बात नहीं थी, राष्ट्र की प्रतिष्ठा, तकनीक की ताकत और मानव सपने की उड़ान थी। नासा और अपोलो मिशन की तैयारी। नासा नासा ने अपोलो प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें कुल 17 मिशन थे और सबसे फेमस अपोलो 11। 10 साल तक वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और खगोलविदों ने दिन रात एक किया। इसमें मुख्य लोग थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, मिशन कमांडर, बज एल्ड्रिन, चांद पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति, माइकल कोल्सिन्स, जो चांद की कक्षा में मॉड्यूल में ही रहे। रॉकेट लॉन्च और चांद की यात्रा। 16 जुलाई 1969 को सतुर्न-वी रॉकेट ने उड़ान भरी। 3 दिन बाद अपोलो 11 चांद की कक्षा में पहुंचा। फिर 20 जुलाई को ईगल नामक लैंडर लूनर मॉड्यूल चांद की सतह पर धीरे धीरे उतरने लगा। और तब वो ऐतिहासिक पल आया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग बाहर निकले और उन्होंने चांद की मिट्टी पर पहला कदम रखा। इंसानी भावनाएं, डर और गर्व। चांद की जमीन पर कोई हवा नहीं थी, कोई ध्वनि नहीं थी, बस साइलेंस और वो दो इंसान। उन्होंने झंडा लगाया, प्रयोग किए और चांद की मिट्टी के सैंपल लिए। उन्होंने धरती की ओर देखा, एक नीली बूंद जो शून्य में लटक रही थी। उसी दिन इंसान ने जाना कि वो ब्रह्मांड में कितना छोटा और फिर भी कितना महान है। 21 घंटे बाद लैंडर से चांद की कक्षा में वापस लौटे और कुछ दिनों बाद धरती पर सुरक्षित लौटे। जब वे उतरे, दुनिया भर में तालियां, आंसू और गर्व था। ये सिर्फ अमेरिका की जीत नहीं थी, ये पूरी मानवता का सपना था जो पूरा हुआ। जहां से चांद तक का सफर, मंगल की ओर कदम और आकाश गंगाओं की उड़ान संभव हुई। अंतरिक्ष यात्रा कैसे काम करती है? रॉकेट, सैटेलाइट और तकनीक की जादूगरी। क्या आपने कभी सोचा है कैसे एक लोहे का टुकड़ा हजारों टन वजन का होकर भी धरती की पकड़ को तोड़कर सीधे अंतरिक्ष की ओर उड़ जाता है? क्या ताकत है इसके पीछे? क्या विज्ञान है इसकी उड़ान में? रॉकेट, अंतरिक्ष की पहली सीढ़ी। रॉकेट कैसे उड़ता है? न्यूटन का तीसरा नियम, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब रॉकेट अपने इंजनों से तेज गैस नीचे की ओर फेंकता है, तो वो खुद ऊपर उड़ने लगता है। रॉकेट के स्टेज कौन कौन से हैं? फर्स्ट स्टेज, भारी इंजन्स, ज्यादा फ्यूल, शुरुआत में जोरदार धक्का। सेकंड स्टेज, हल्का हिस्सा ऊंचाई पर पहुंचकर रफ्तार बढ़ाता है। और फाइनल स्टेज, जहां सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट अलग होकर अपनी यात्रा शुरू करता है। सतुर्न-वी
रॉकेट 110 मीटर लंबा जिसने अपोलो 11 को चांद तक पहुंचाया। सैटेलाइट हमारी आंखें जो आकाश में तैरती है। सैटेलाइट क्या होता है? एक ऐसा यंत्र जो पृथ्वी या किसी ग्रह की कक्षा में घूमता है। क्या काम करता है? जीपीएस, मौसम की भविष्यवाणी, कम्युनिकेशन, पृथ्वी की निगरानी और विज्ञान और रिसर्च। ऑर्बिट ऑर्बिट कितने प्रकार का होता है? लो अर्थ ऑर्बिट करीब 200 या 2000 किलोमीटर जैसे स्पेस स्टेशन। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट 36,000 किलोमीटर, टीवी और संचार सैटेलाइट। पोलर ऑर्बिट ध्रुवों से गुजरते हुए पूरी पृथ्वी की तस्वीरें। इसरो का कार्टोसैट जो पृथ्वी की हाई रिजोल्यूशन इमेज लेता है। स्पेसशिप कैसे बनता है? कमांड मॉड्यूल जहां अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। सर्विस मॉड्यूल जिसमें ऑक्सीजन, ईंधन और सिस्टम होते हैं। हेड शील्ड वापस आते समय वायुमंडल की घर्षण से सुरक्षा करता है। सोलर पैनल्स बिजली के लिए सूरज की ऊर्जा लेते हैं। ये मुख्य भाग होते हैं स्पेसशिप के। अंतरिक्ष में जीवन एकदम अलग होता है। जीरो ग्रेविटी, बंद वातावरण, रिसाइकिल्ड हवा और पानी। और इंसान अंतरिक्ष में कैसे जिंदा रहता है? स्पेस सूट एक चलता फिरता जीवन सहायक यंत्र। स्पेस सूट इसके मुख्य भाग भी होते हैं और ये क्या करता है? तापमान कंट्रोल करता है 150 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तक। ऑक्सीजन सप्लाई करता है और रेडिएशन से बचाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक अंतरिक्ष लैब जो धरती से 400 किलोमीटर ऊपर तैरती है। यहाँ वैज्ञानिक जीरो ग्रेविटी में प्रयोग करते हैं। यहाँ छह लोग महीनों तक रह सकते हैं। मिशन को कंट्रोल कौन करता है? धरती पर होता है मिशन कंट्रोल सेंटर। हर सेकंड का डेटा, हर कदम की निगरानी, उड़ान की दिशा, ऑक्सीजन का स्तर, ईंधन की मात्रा सब ट्रैक होता है। नासा का होस्टन सेंटर और इसरो का बेंगलुरु कंट्रोल रूम, ये दो इसके उदाहरण हैं। रॉकेट सिर्फ एक मशीन नहीं, हजारों वैज्ञानिकों का सपना, वर्षों की मेहनत और साहस का प्रतीक है। सैटेलाइट हमारी आंखें हैं और स्पेसशिप इंसानी सपने की सवारी। ये सब विज्ञान की उस शक्ति का प्रमाण है जो कहता है अगर तुम सोच सकते हो तो तुम पहुंच भी सकते हो। अब हम चलते हैं उस रहस्य की ओर जहां सवाल है इंसान का सबसे पुराना, सबसे गहरा सपना। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या कहीं और भी जीवन है? क्या कोई और सिविलाइजेशन हमें देख रही है? सभ्यता हमें देख रही है? या हम ही अकेले जागृत जीवन है इस असीम अंतरिक्ष में? अंतरिक्ष में जीवन की खोज। जब आप रात को आकाश की ओर देखते हैं, लाखों तारों के बीच कोई एक तारा ऐसा हो सकता है जहां कोई और जीवन, कोई और सिविलाइजेशन सांस ले रही हो। जीवन का अर्थ है ऊर्जा ग्रहण करना, बढ़ना, रिएक्शन देना और प्रतिक्रिया देना और पुनरुत्पादन करना। अभी तक हम सिर्फ पृथ्वी के जीवन को जानते हैं, लेकिन ब्रह्मांड इतना बड़ा है, क्यों न माने कि कहीं और भी जीवन हो सकता है। अच्छा, इसके बारे में वैज्ञानिकों की क्या खोज है?
एक्सप्लोइटेंस की खोज। क्लिपर स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे उपकरण ऐसे ग्रह खोजते हैं जो सूरज जैसे तारों के आसपास चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों की जलवायु, वातावरण और दूरी से अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ जीवन संभव है या नहीं। ग्रह केल्पर ग्रह केपलर 452 बी, जिसे अर्थ कौसिन कहा गया। गोल्डिलॉक्स जोन जीवन के लिए अनुकूल क्षेत्र। एक ऐसा क्षेत्र जो न ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा ठंडा, जहाँ पानी तरल रूप में रह सके। अगर कोई ग्रह इस जोन में है तो वहाँ जीवन की संभावना बढ़ जाती है। बैक्टीरिया जैसे जीवन की खोज। जीवन की शुरुआत हमेशा बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों से होती है। वैज्ञानिक मंगल, यूरोपा और एनसेल्डस पर जीवन के ऐसे संकेत खोजते हैं। मार्स पर परसेवरेंस रोवर मिट्टी के प्राचीन जीवन के संकेत खोज रहा है। अन्य सभ्यताओं की खोज। सेटी का अर्थ है सर्च फॉर एक्सटेंशनल इंटेलिजेंस, यानी बुद्धिमान परग्रही जीवन की खोज। विशाल रेडियो टेलीस्कोप से सिग्नल सुने जाते हैं, शायद कोई सभ्यता हमें संदेश भेज रही हो। अब तक कोई स्पष्ट संदेश नहीं मिला, लेकिन एक मौन भी एक उत्तर होता है। अगर जीवन मिल गया तो ये विज्ञान, दर्शन और धर्म तीनों के लिए सबसे बड़ा सवाल होगा। क्या वो हमारे जैसे होंगे? क्या हम संवाद कर पाएंगे? और सबसे बड़ा, क्या हम तैयार हैं उन्हें स्वीकार करने के लिए? स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी दी थी, अगर कोई उन्नत सभ्यता हमें पाती है तो वे हमें वैसा ही समझ सकती है जैसे कोलंबस ने अमेरिका के मूल निवासियों को समझा। जीवन का महत्व सिर्फ खोज नहीं, आत्मचिंतन भी है। जब हम ये पूछते हैं क्या हम अकेले हैं, तब दरअसल पूछ रहे होते हैं क्या हमारी कहानी, हमारे आंसू, हमारे प्रेम और संघर्ष इस ब्रह्मांड के मायने रखते हैं। और इस खोज में हम खुद को और भी गहराई से पहचानने लगते हैं। मंगल मिशन, इंसान का दूसरा घर। अगर पृथ्वी कभी रहने लायक न रही तो क्या होगा? मंगल हमारा अगला घर हो सकता है। मंगल ग्रह की विशेषताएं। मंगल ग्रह पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है, चौथा ग्रह हमारे सौरमंडल में। इसे रेड प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि इसकी मिट्टी आयरन ऑक्साइड यानी लोहे ऑक्साइड है, जो इसे लाल रंग देती है। वहाँ का वातावरण बहुत पतला है, 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। तापमान बहुत ठंडा है, औसतन 60 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वहाँ प्राचीन नदी, घाटियाँ, बर्फ और मौसम के संकेत मिलते हैं। चंद्रमा की तुलना में मंगल का वातावरण ज्यादा जटिल है। वहाँ दिन की लंबाई पृथ्वी जैसी है, लगभग 24.6 घंटे। वहाँ पानी की बर्फ है, जो भविष्य में जीवन के लिए जरूरी है। यानी मंगल पर बस्ती बसाने की संभावना विज्ञान के दायरे में है। अब तक के मिशन। नासा रोवर्स। सोजोर्नर 1997, पहला छोटा रोवर। स्पिरिट अपॉर्चुनिटी 2004, दोनों ने वर्षों तक मिट्टी और चट्टानों का अध्ययन किया। क्यूरियोसिटी 2012,
जीवन के अनुकूलता के संकेत ढूंढ रहा है। प्रीसर्विरेंस 2021 प्राचीन जीवन के संकेत खोजने और मंगल की मिट्टी का सैंपल इकट्ठा करने के लिए। इसके साथ ही इग्यूनिटी पहला हेलीकॉप्टर है जो किसी दूसरे ग्रह पर उड़ा। इंसान मंगल पर कब जाएगा? नासा का लक्ष्य है 2030 के दशक में इंसान को मंगल पर भेजना। स्पेस एक्स और एलन मस्क का सपना, एक इंटरप्लेनेटरी स्पेसशिप के जरिए मंगल पर एक पूरी कॉलोनी बसाना। एलन मस्क कहते हैं हम सिर्फ एक ग्रह की प्रजाति नहीं रह सकते, हमें मल्टी प्लेनेटरी होना होगा। इनके सामने क्या क्या चुनौतियां आती है? मंगल तक पहुंचने में 6 से 9 महीने लगते हैं। वहां कोई वायुमंडल नहीं जो हमें सूरज की रेडिएशन से बचा सके। खाना पानी और ऑक्सीजन ले जाना या मंगल की जमीन से निकालना, यह सबसे बड़ी चुनौती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम वहां लंबे समय तक मानसिक रूप से जिंदा रह पाएंगे? जीवन की शुरुआत मंगल से। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शुरुआती जीवन के कुछ अणु मंगल से पृथ्वी पर उल्कापिंडों के जरिए आए हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम खुद मंगल की संतान हो सकते हैं। मंगल की बस्ती एक नया सपना। कल्पना कीजिए कि मंगल की लाल धरती पर एक गुंबदनुमा कॉलोनी, जहाँ बच्चे खड़े हो रहे हैं, जहाँ खेत हैं जो मंगल की मिट्टी में उग रहे हैं, जहाँ इंसान ने फिर से जीना सीखा। अब हम पहुंचते हैं उस बिंदु पर जहाँ मानव जिज्ञासा, विज्ञान और कल्पना एक साथ खड़े होते हैं। और पूछते हैं, क्या सिर्फ सूरज का ये सौर मंडल ही सब कुछ है, या क्या उससे आगे भी कोई घर, कोई रहस्य, कोई जीवन छिपा है? हमारे सौर मंडल से परे एक्सोप्लैनेट्स और नया ग्रह। सिर्फ आकाश गंगा में 100 अरब से ज़्यादा तारे हैं और हर तारे के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो सोचिए, नए ग्रह की खोज कितनी विशाल हो सकती है। एक्सोप्लैनेट्स क्या होते हैं? एक्सोप्लैनेट्स का मतलब है एक ऐसा ग्रह जो हमारे सौर मंडल के बाहर किसी और तारे के चारों ओर घूमता है। जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, वैसे ही एक्सोप्लैनेट्स भी अपने अपने सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। वैज्ञानिकों ने अब तक 5,000 से अधिक एक्सप्लैनेट्स खोज लिए हैं। यह ग्रह कैसे खोजे जाते हैं? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसकी 3 विधियां हैं: ग्रहण विधि, डगमगाहट विधि और सीधा चित्र लेना। ग्रहण विधि, जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी थोड़ी कम हो जाती है। टेलीस्कोप से इसकी हल्की सी कमी को पकड़ता है और संकेत देता है कि वहाँ कोई ग्रह मौजूद है। और डगमगाहट विधि, तारे के छोटे छोटे झटकों से पता चलता है कि कोई ग्रह उसे अपनी गुरुत्वाकर्षण से खींच रहा है। और सीधा चित्र लेना, बहुत कम मामलों में हम ग्रह की सीधी तस्वीर ले पाते हैं, लेकिन ये दुर्लभ है। गोल्डीलॉक्स जोन, जीवन का सबसे आदर्श जगह। गोल्डीलॉक्स जोन वो क्षेत्र होता है जो न बहुत गर्म न ठंडा, जहाँ पानी तरल रूप में रह सके और जीवन के पनपने के अनुकूल वातावरण हो। अर्थ भी गोल्डीलॉक्स जोन में ही है। सबसे प्रसिद्ध एक्सोप्लैनेट्स: केपलर 452b, अर्थ का बड़ा भाई, पृथ्वी से 60% बड़ा है, अपने तारे से उसी दूरी पर है जितनी दूरी पर अर्थ की सूरज से है। ट्रेपिस्ट सिस्टम 1,
एक ही तारे के चारों ओर 7 ग्रह, जिनमें से 3 गोल्डिलॉक्स जोन में हैं। यह सिस्टम पृथ्वी से सिर्फ 40 लाइट ईयर्स दूर है। क्या वहाँ जीवन है? किसी ग्रह पर जीवन के संकेत खोजने के लिए वैज्ञानिक वहाँ एटमॉस्फेयर की जांच करते हैं, वातावरण की जांच करते हैं। क्या वहाँ ऑक्सीजन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन? अगर ये गैसें मौजूद हो तो हो सकता है वहाँ जीवन की संभावना हो। लेकिन याद रहे, जीवन हमेशा हमारे जैसे नहीं हो, वो किसी और रूप में भी हो सकता है। और फ्यूचर मिशन के बारे में हम बात करते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे शक्तिशाली उपकरण इन ग्रहों की वायुमंडलीय संरचना का विश्लेषण कर रहे हैं। जल्द ही हम ये जान पाएंगे कि किस ग्रह पर हम सांस ले सकते हैं और शायद वहाँ पहले से कोई सांस ले रहा हो। नया घर, कल्पना या सच्चाई? कल्पना कीजिए एक ऐसी पृथ्वी जैसी जगह जहाँ हम फिर से जीवन शुरू करें, जहाँ नीला आकाश हो, जहाँ फूल खिलते हैं, जहाँ बच्चे दौड़े, लेकिन ये हमारा पृथ्वी नहीं हो। एक्सोप्लैनेट्स की खोज इंसान की अविनाशी आशा का प्रतीक है। जब हम तारों के पार देख रहे होते हैं, दरअसल अपने भविष्य की तस्वीर देख रहे होते हैं। हम घर की तलाश में हैं, शायद किसी ऐसे ग्रह पर जो हमारे इंतजार में है सदियों से। क्या समय को मोड़ा जा सकता है? क्या कोई ऐसी सुरंग है जो हमें ब्रह्मांड के दूसरे कोने तक पहुंचा दे? क्या समय के पीछे लौटना संभव है? ये सवाल बचपन में रोमांच जगाते थे। अब ये सवाल फिजिक्स और ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे गहरे प्रश्न बन चुके हैं। आज हम चलेंगे अनंत अंधकार की ओर, जहाँ प्रकाश भी रुक जाता है, जहाँ समय भी झुकता है, जहाँ विज्ञान रहस्य बन जाता है, यानी ब्लैक होल। शायद आपने कहीं पहले भी सुना होगा या आपको इसके बारे में जानकारी भी होगी। ब्लैक होल क्या होते हैं? ब्लैक होल काला छिद्र वो जगह होती है जहाँ ग्रेविटी इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश लाइट भी बाहर नहीं निकल सकता। कैसे बनता है ब्लैक होल? जब कोई बहुत ही विशाल तारा अपनी आयु पूरी कर लेता है तो उसका गुरुत्व उसे अंदर की ओर दबाने लगता है और अंततः वे एक बिंदु में बदल जाता है जहाँ द्रव्यमान अनंत होता है और आयतन शून्य। ये बिंदु ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमयी स्थान होता है। इवेंट होराइजन, एक बार भीतर गए तो वापसी नहीं। इवेंट होराइजन उस सीमा को कहते हैं जहां से कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि प्रकाश भी ब्लैक होल से बाहर नहीं आ सकती। ये है नो रिटर्न की सीमा। इसके भीतर जाने वाला समय, स्थान, सब कुछ खो बैठता है। टाइम डायलेशन, समय की चाल धीमी पड़ जाती है। अल्बर्ट आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जितनी तेजी या गति से जितना अधिक गुरुत्वीय समय उतना ही धीरे चलता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल के पास 1 घंटा बिताता है तो पृथ्वी पर सालों बीत सकते हैं। यही वो आधार है जिसे इंटरस्टेलर जैसी फिल्में बनी। क्या ब्लैक होल से यात्रा संभव है? सैद्धांतिक रूप से कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल के भीतर जाने का मतलब किसी और ब्रह्मांड में पहुंच जाना भी हो सकता है। लेकिन वहां विज्ञान भी रुक जाता है और केवल अनुमान बचते हैं। वार्म होल, समय और स्थान की सुरंगें। वार्म होल एक काल्पनिक सुरंग है जो ब्रह्मांड के 2 हिस्सों को आपस में जोड़ सकती है। मानिए एक कागज के 2 किनारे हैं और आप एक पेंसिल से उसमें एक छेद करते हैं। वो छेद ही वर्म होल है जो दूरी को शून्य कर देता है।
क्या वर्म होल से टाइम ट्रेवल संभव है? हाँ, अगर वो स्थिर रहे। लेकिन हमें ऐसी ऊर्जा चाहिए जो नकारात्मक गुरुत्व जैसी हो, जिसे हम अभी सिर्फ कल्पना में जानते हैं। टाइम ट्रेवल पीछे या आगे? फ्यूचर में जाना आइंस्टीन के अनुसार संभव है। अगर आप प्रकाश की गति के पास पहुंच जाए, लेकिन अतीत में लौटना बहुत जटिल और विरोधाभासी है। जैसे अगर कोई समय यात्री अपने दादा को बचपन में मार दे तो फिर वे खुद कैसे पैदा होगा? इसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। क्या ब्लैक होल से ऊर्जा मिल सकती है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल से आसपास की ऊर्जा हमें भविष्य के कृत्रिम ऊर्जा स्रोत के रूप में मदद कर सकती है, लेकिन अब भी कल्पना और प्रयोग का विषय है। क्या इंसान कभी टाइम ट्रेवल कर पाएगा? अभी तक ये सिर्फ गणनाओं में संभव है, लेकिन ब्रह्मांड में जो कुछ भी पहले कल्पना था वो एक दिन विज्ञान बन गया। जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं हम खुद को खोजते हैं, और जब हम ब्लैक होल में झांकते हैं तो शायद ब्रह्मांड भी हमें देख रहा होता है। शायद ऐसा। अब हम बात करेंगे मानवता के भविष्य की। क्या एक दिन हम तारे छू लेंगे? क्या पृथ्वी के बाद कोई और ग्रह होगा हमारा? क्या हम ब्रह्मांड में खोए नहीं बस जाएंगे? इन सवालों के उत्तरों में छुपा है मानवता का भविष्य। क्यों जरूरी है पृथ्वी के बाहर सोचना? पृथ्वी हमारी माँ है, पर ये अनंत काल तक नहीं टिकेगी। जनसंख्या बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन एक भयावह संकट बन चुका है, प्राकृतिक संसाधन सीमित है। अगर हम भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं तो हमें दूसरे ग्रहों की ओर देखना ही होगा। मंगल ग्रह हमारा अगला ग्रह। मंगल वे ग्रह है जो पृथ्वी जैसा दिखता है, दिन का भी समय भी मिलता जुलता है, और वहाँ पानी होने के संकेत भी मिल चुके हैं। तापमान भी ठंडा है, और एलन मस्क और स्पेस एक्स का यही सपना है कि वहाँ पर कॉलोनी बसाना। क्या ये संभव है? संभावनाएं हैं, पर चुनौतियां भी है, जैसे रेडिएशन, ऑक्सीजन की कमी और फूड सप्लाई यानी खाद्य आपूर्ति। लेकिन इंसान ने इतिहास में असंभव को भी संभव बनाया है। चंद्रमा पर बसना सबसे पहला कदम। चंद्रमा हमारा निकटतम पड़ोसी है। नासा और आर्टेमिस मिशन 2030 तक इंसानों को वहां वापस ले जाने की तैयारी में है। वहां से मंगल यात्रा करना आसान होगा। वहां हीलियम 3 है जो भविष्य की ऊर्जा क्रांति ला सकता है। स्पेस कॉलोनी क्या होती है? कल्पना कीजिए एक कृत्रिम शहर जो अंतरिक्ष में तैर रहा है, जहाँ घर होंगे, पेड़ होंगे और इंसान ब्रह्मांड में सांस ले रहा होगा। ये है स्पेस कॉलोनी। ये कैसे दिखेगी? ये गोलाकार स्टेशन और आर्टिफिशियल ग्रेविटी और हाइड्रोपोनिक फॉर्म्स, पानी में खेती, सौर ऊर्जा, इन सब से मिलकर बनेगी। एक्सोप्लैनेट्स, क्या कहीं और जीवन है? एक्सोप्लैनेट्स वे ग्रह हैं जो हमारे सौर मंडल से बाहर होते हैं। नासा के केपलर और टेलीस्कोप जैसे हजारों ग्रह खोजे हैं, जैसा कि हमने इसके बारे में भी बात की थी। इनमें सबसे प्रसिद्ध है प्रोक्सिमा बी, एक ऐसा ग्रह जो हमारे सबसे नजदीकी तारे के पास है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? इस विशाल ब्रह्मांड में 4 अरब से अधिक आकाश गंगाएं हैं। वैज्ञानिक कहते हैं संभावना नहीं है कि हम अकेले हो, पर प्रमाण अभी तक नहीं मिला।
इसलिए सेटी जैसे संस्थान दूसरे ग्रहों से सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अब एक और जिज्ञासा वाला सवाल आता है, क्या भविष्य में इंसान अमर हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीएनए एडिटिंग, माइंड अपलोडिंग, ये सब वो तकनीकें हैं जो आने वाले समय में इंसान को मृत्यु के पार ले जा सकती है। लेकिन क्या ये सही है? क्या जीवन का उद्देश्य बस जीते रहना है? ये सवाल विज्ञान नहीं, फिलोसॉफी से जुड़ा है। क्या हम ब्रह्मांड को घर बना पाएंगे? ये प्रश्न विज्ञान, तकनीक और इच्छा तीनों पर निर्भर करता है। अगर हम एकजुट रहे, प्रकृति से सीखें और डर को पीछे छोड़े तो तारे हमारी मंजिल बन सकते हैं। क्या ब्रह्मांड सच में अनंत है, जिसे न कभी किसी ने छुआ न देखा, जिसका कोई अंत नहीं, कोई किनारा नहीं? वो क्या है? ब्रह्मांड एक ऐसा शब्द जो सुनते ही दिल और दिमाग दोनों खो जाते हैं। इस अध्याय में हम उस सबसे बड़े प्रश्न को छूने की कोशिश करेंगे। क्या ब्रह्मांड सच में अनंत है? अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत नहीं, ना लंबाई, ना गहराई, ना समय का हमारी समझ सीमा में रहती है। पर ब्रह्मांड वो शायद हर सीमा से परे है। समुद्र में एक बूंद को देखना आसान है, पर पूरा समुद्र देख पाना नामुमकिन। ब्रह्मांड भी कुछ वैसा ही है। इसके बारे में वैज्ञानिक क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार 13.8 अरब साल पहले एक बिंदु से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। तब से ये लगातार फैल रहा है। क्या इसका कोई किनारा है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड अनंत है, इसकी कोई दीवार नहीं। कुछ कहते हैं ये सीमित है लेकिन घुमावदार है, जैसे एक गोला जिसका कोई किनारा नहीं लेकिन वो सीमित है। ब्रह्मांड का फैलाव, क्या हम बाहर जा सकते हैं? ब्रह्मांड हर दिशा में फैल रहा है। गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही है। हम केवल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसे हम देख सकते हैं, वही जान पाते हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है। वह दूरी जो प्रकाश एक साल में तय करता है। उसके बाहर क्या है कोई नहीं जानता। मल्टीवर्स, क्या ये अकेला ब्रह्मांड है? कुछ थ्योरी कहती है यानी कई ब्रह्मांड हो सकते हैं। हर ब्रह्मांड का अपना समय हो, अपने नियम, अपनी ऊर्जा, अपनी कहानी। जैसे एक किताब की कई अलग अलग कहानियाँ, वैसे ही हर ब्रह्मांड में अलग अलग रूपों में हो सकते हैं। इसके बारे में दर्शन क्या कहता है? प्राचीन भारतीय उपनिषद कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो इस शरीर में है वही पूरे ब्रह्मांड में है। यानी ब्रह्मांड का रहस्य हमारे भीतर भी छिपा है। बुद्ध, ओशो और वेदांत यही कहते हैं, ब्रह्मांड, बाहर का ब्रह्मांड और भीतर का चित्त दोनों एक है। अनंतता का व्यय और सुंदरता। कुछ लोग ब्रह्मांड की अनंतता से डरते हैं, पर असल में यही अनंतता हमें छोटा नहीं बनाती बल्कि महान बनाती है, क्योंकि हम इस अनंतता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यही प्रयास इंसान को जानवर से इंसान और इंसान से दिव्य बनाता है। क्या हम कभी अंत तक पहुंच पाएंगे? शायद नहीं। पर यह सवाल ये नहीं कि हम पहुंच पाएंगे या नहीं। सवाल ये है कि हम चल रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, हम खोज रहे हैं। और यही खोज हमारे अस्तित्व को एक मीनिंग देती है, अर्थ देती है। अंतरिक्ष में जीवन की तलाश। संसार की इस विशाल किताब में क्या जीवन केवल एक पन्ने पर लिखा गया है या हर पन्ना किसी जीवित कहानी को कह रहा है? आज हम उस प्रश्न से टकरा रहे हैं जिसने हजारों सालों से इंसान को भीतर से हिलाकर रख दिया। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं?
हमारा ग्रह पृथ्वी सिर्फ एक पत्थर नहीं, ये जीवन की कोमल नर्सरी है। यहाँ जल, वायुमंडल, तापमान, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन जैसे तत्व हैं। यही सब मिलकर जीवन को जन्म देते हैं। पर सवाल उठता है, क्या यही परिस्थिति कहीं और भी हो सकती है? जीवन की परिभाषा क्या है? जीवन केवल सांस लेना या हिलना नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया देना, बढ़ना और चेतना रखना है। वेयर देयर इज रेस्पॉन्स देयर इज लाइफ। जहाँ प्रतिक्रिया है वहीं जीवन की संभावना है। बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक हर रूप जीवन कहलाता है। तो क्या अंतरिक्ष में कोई परग्रही जीव हो सकता है? जैसे कि एलियन, जिसका नाम आपने बहुत बहुत सुना है, बहुत अच्छे से सुना होगा, देखा भी होगा, वीडियो वगैरह देखे होंगे। वैज्ञानिकों की खोज कहाँ कहाँ जीवन की आशा है। मंगल, यूरोपा और एनसेलेडस। FEMI पैराडॉक्स। फर्मी पैराडॉक्स। फर्मी पैराडॉक्स कहता है, अगर ब्रह्मांड में इतने तारे और ग्रह हैं तो फिर अब तक हम किसी भी परग्रही से मिले क्यों नहीं? संभावनाएं तो अनगिनत है, पर जवाब अब तक कोई नहीं। शायद वो बहुत दूर है, या शायद वो हमें देख रहे हैं पर छिपे हुए हैं। सेटी और रेडियो सिग्नल्स। रेडियो टेलीस्कोप से ब्रह्मांड की आवाज़ें सुनता है ये सेटी। अब तक कई अनजाने सिग्नल पकड़े गए, जिसमें से कुछ अब भी रहस्य हैं। क्या वो किसी की पुकार थी या बस ब्रह्मांड की सांस? ये भी अभी तक कन्फ्यूज़न है। जीवन के रूप वैसा ही या अलग? क्या एलियंस हमारी तरह होंगे? शायद नहीं। जीवन वहाँ के माहौल के अनुसार बदलेगा। कम गुरुत्वाकर्षण, लंबे पतले जीव, तेज विकिरण, मोटी खाल वाले, अमोनिया आधारित जीवन जो पानी में नहीं गैस में जिंदा रहे। कल्पनाएं अनंत है। अब इसे समझते हैं दर्शन और जीवन की तरह। वेदांत कहता है चित्त ब्रह्मा, यानी चेतना ही ब्रह्मांड है। यानी जहाँ चेतना है वहाँ जीवन है। शायद जीवन केवल शरीर में नहीं, बल्कि एनर्जी में भी है। सितारे भी शायद जीते हैं अपने अलग तरीके से। अगर हम अकेले नहीं तो फिर परग्रही, अगर कभी परग्रही मिले, क्या हम तैयार हैं? क्या हम संवाद कर लेंगे या फिर हम डरेंगे और फिर एक नया युद्ध शुरू करेंगे, या मानवता से आगे उठकर पूरे ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ेंगे?